नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका वापस BCK की क्लास में। तो अब हम रोज़ मिलने वाले हैं क्योंकि हमें BCK बहुत 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 अच्छे से पढ़ना है। तो हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि BCK क्या होता है, कि हम BCK से किस लेवल तक जा सकते हैं। तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को और डीपली डिग इन करने वाले हैं। तो आज हम पहले तो डिस्कस करेंगे कि हम BCK पढ़ने कैसे वाले हैं और BCK आपके एग्ज़ाम्स के लिए कितना वेटेज रखता है और आपके लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है BCK। उसके बाद में हम आज क्या करने वाले हैं, हम कल जो आपने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, आज उसको पूरा करने के लिए उसकी तरफ अपना पहला कदम रखने वाले हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत बहुत सारी चीज़ें और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि हम और आप BCK में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं और BCK का पेपर कैसा होता है और हम कैसे पढ़ने वाले हैं कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर भी कर जाएं और BCK हमें मज़ा जैसे आए। ऐसे नहीं कि बस बोरिंग लग रहा है या कुछ सब्जेक्ट पढ़ना है उसके लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम BCK एकदम इंटरेस्टिंग बनाएंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करते रहेंगे ताकि आपको बहुत 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 मज़ा आए। तो और जैसे आपको अकाउंट्स लॉ से कभी टेंशन हो जाए तो आप सीधा BCK की बुक खोल के बैठ जाओ। तो ये हमारा फोकस होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं BCK की क्लास। तो आज हम पहले जान लेते हैं कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं। BCK एग्ज़ाम्स में आपका 40 मार्क्स का वेटेज कवर करता है, 40 मार्क का वेटेज कवर करता है। खेल कूद में आप 40 मार्क लाने वाले हैं और 40 मार्क बहुत इजी हैं, आप इजीली इंश्योर कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसमें गलत कर सकते हैं। बहुत इजीली आप पूरे क्लास में अगर ध्यान दे के सुनेंगे और नोट्स रिवाइज करेंगे और एग्ज़ाम से पहले बस रिलैक्स होके एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बहुत इजीली आप 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं BCK में। तो हम कैसे पढ़ने वाले हैं कि हम मार्क्स भी इंश्योर करें और पूरा ज्ञान ले पाएँ और सच में बहुत मज़ा कर पाएँ, और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हमें पूरे लाइफ टाइम अप्लाई करने हैं। तो कैसे, तो हम क्या करने वाले हैं, हम BCK में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, हम BCK ऐसे पढ़ेंगे, हम क्लास में नोट्स बनाने वाले हैं। उसके बाद में आप क्या करना, आप जाके ICAI का मैट एक बार बस जल्दी से गो थ्रू कर लेना। हमने क्लास में पूरा नोट्स बना लिया होगा और आपको एग्ज़ाम से पहले सिर्फ ये क्लास नोट्स पढ़ के ही जाना है। इन केस कुछ भूल से मुझसे छूट गया है या फिर आपको और कुछ नया दिख जाए मैट में, तो आप इजीली मुझे रीच आउट कर सकते हैं कि सर आपने ये चीज़ें छोड़ दी मैट में। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर मैट में ऐसा दिया हुआ था और ये छूट गया। तो आपको मुझे बताना है कि मैट में क्या दिया हुआ था और क्या मैंने नहीं पढ़ा है। अगर वो इम्पोर्टेंट होगा तो मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर। तो ICAI मैट में क्यों पढ़ने बोल रहा हूँ, एक तो रीज़न हो गया कि आपको मेरी खामियां निकालनी है, और एक रीज़न ये हो गया कि आपने क्लास के नोट्स पढ़ लिए। अब आपको लग रहा है कि सर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा होता है, कई बार लगता है स्टूडेंट्स को कि सर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ये हमारे क्लास में है, सिलेबस में है या नहीं। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, हम क्लास में नोट्स बनाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे और फटाक से आप जाके मतलब डे के एंड में, क्लास के एंड में आप एक बार जल्दी से ICAI का मैट रीड कर लेना, गो थ्रू कर लेना। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन उसको पेंडिंग मत रखना बहुत दिन तक। आप जैसे रेगुलरली जाके बस एक बार रीड कर लेना। और एक चीज़ हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम्स में भी तो मार्क्स आने हैं, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे एक एक चैप्टर इंडिविजुअली कंप्लीट हुआ, उसके बाद में एक क्वेश्चंस का बुकलेट आपको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस बैठ के एक साथ सॉल्व कर लेंगे, है ना, ताकि आपको कोई डाउट हुए या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हाथों हाथ वो क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे हम इंश्योर कर लेंगे कि हमारा 40 मार्क्स पूरा का पूरा हमारे हाथ में है। तो बस
ये था हमारा प्लान BCK के लिए। तो अब चलते हैं हमारे सफ़र को आगे ले जाते हुए हमने कल क्या डिस्कस किया था। जो महान एग्जाम्पल्स दिए थे सर, दिल खुश हो गया जो आपने कल एग्जाम्पल्स दिए थे, क्या मज़ा आ रहा था मुझे तो। हाँ, मुझे भी बहुत मज़ा आया जो हमने कल एग्जाम्पल्स दिए, मुझे बहुत मज़ा आया सुन के। तो मैं भी गया घर, मैं वापस प्लान किया कि पोस्ट CA, ब्लू पेन आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? ठीक है चलो ब्लैक से ही लिखता हूँ। CA करने के बाद पोस्ट, अच्छा ये भी मिटा दे रहे हैं, रुको हाँ ठीक है, ब्लैक से लिखते हैं। पोस्ट CA बनने के बाद अब मुझे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या? ये मेरी प्लानिंग है, मैंने कैसे प्लानिंग किया आप देखो, सुनो। आप CA आप बन गए हो, अब आपने प्लानिंग कैसे की कि अब करना क्या है। ठीक है, CA की डिग्री मिल गई, आपके दीवार पे CA की डिग्री लगी हुई है। अब वो डिग्री को तो नहीं खा सकते हैं, खाने के लिए तो पैसे चाहिए होंगे, उसी से सामान आएगा, उसी से हम घूमना फिरना कर सकते हैं, उसी से नई गाड़ी खरीद सकते हैं। तो अब आपने प्लान किया, CA की डिग्री तो दीवार पे लगी हुई है, अब आपने प्लान किया कि कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी, कि ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा जिसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे। क्या बोला मैंने? जिसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। आपने भी प्लान कर लिया कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उसके बाद में एक चार्ट बनाया कि कोई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी, कोई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी जिसके बदले, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के बदले मुझे पैसे मिले। तो मुझे अपना टाइम और रिसोर्सेज वहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जिसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे। तो ऐसे मुझे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो अब मेरे पास 3 ऑप्शंस आए। इसमें मैं अभी जो 3 ऑप्शंस बताने वाला हूँ ना आपको, इसमें सारे जो भी आपके ख्वाब हैं सब कवर हो जाएंगे, जितने भी आपके ख्वाब हैं सब कवर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा या तो मैं बिजनेस कर सकता हूँ, बिजनेस बड़ा अच्छा लगता है तो मैं सोचा बिजनेस कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि CA बना हूँ तो प्रोफेशन में भी जा सकता हूँ। ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है CA का प्रोफेशन, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं बिजनेस कर सकता हूँ, प्रोफेशन कर सकता हूँ, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट में जा सकता हूँ। तो 3 ऑप्शंस हैं मेरे पास, या तो बिजनेस कर सकता हूँ, या प्रोफेशन में जा सकता हूँ, या एम्प्लॉयमेंट कर सकता हूँ। तो अब मैं सोचा और थोड़ा डीप डाइविंग करते हैं कि क्या होता क्या है ये बिजनेस। ऐसे कुछ भी को बिजनेस बोल देते हैं क्या, या पर्टिकुलरली कुछ एक्टिविटीज को बिजनेस बोलते हैं? तो मैंने सोचा कि बिजनेस है क्या। अब मैं पेन का कलर चेंज करूंगा, अब आप नहीं रोक सकते हो मेरे को, पर्पल से लिखेंगे आप। तो मैं सोचा कि बिजनेस करना है, अब बिजनेस करना है बिजनेस। तब मैं सोचा कि बिजनेस करना है तो क्या करूं मैं, बिजनेस है क्या पहले वो तो जानूं। तो मैं पापा को पूछा, पापा बिजनेस क्या होता है? तब पापा ने बोला तू CA बन चुका है, तुझे पता नहीं बिजनेस क्या होता है? फाउंडेशन की किताब खोल, मुझे ऐसे बोला कि फाउंडेशन की किताब खोल, BCK का सब्जेक्ट है, उसमें लिखा हुआ है बिजनेस क्या होता है और बिजनेस की स्ट्रैटेजीज आहा क्या लिखी हुई हैं। मैं तो वहीं से सीखा था, जा खोल के पढ़ उसको। तो मैं दौड़ा गया, BCK की किताब खोली, उसमें लिखा हुआ था बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ वो तो करनी ही है, मतलब इन रिटर्न पैसे तो चाहिए ही। हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, consisting of entire spectrum of activities
pertaining to, ऐसे भारी भारी वर्ड्स लिखे हुए थे उसमें, ये क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज pertaining to production, distribution, and trading of goods or services। तो ये क्या लिखा हुआ है, इतने भारी भारी वर्ड्स लिखे हुए थे बीसीके की किताब में। इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ वो तो मुझे करनी ही है, इन रिटर्न मुझे पैसे तो चाहिए। कंसिस्टिंग ऑफ एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज, इतनी सारी एक्टिविटीज हैं उसमें कि मैं पहले प्रोड्यूस करूं, प्रोड्यूस करने के लिए जो सारे रिसोर्सेज चाहिए उन्हें अरेंज करूं, प्रोड्यूस करूं गुड्स या सर्विसेज, उसके बाद में उसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, लोगों तक पहुंचाऊं, फिर खरीद बेच करूं, तब जाके मुझे प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं, तब जाके वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंक्लूड होएगी। तो मैं तो थोड़ा डर गया कि बिजनेस इतना सारा है। फिर पापा ने समझाया कि बिजनेस है तो इतना सारा, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। तो ठीक है, मैं भी हाँ बोल दिया पापा को कि हाँ पापा बिजनेस करेंगे। तो पापा ने बोला अच्छा करेंगे, लेकिन अब तू वापस एक बार डेफिनेशन पढ़ ले, डेफिनेशन पूरा पढ़ ले, ठीक है, और तू एनालाइज कर ले कि बिजनेस करना है, प्रोफेशन करना है, एम्प्लॉयमेंट करना है, सबके डेफिनेशन पढ़ ले और डिस्टिंक्शन बना के मुझे दे, फिर तुझे जो अच्छा लगता है वो करना। तो मैंने बोला बिजनेस तो मैंने पढ़ लिया कि बिजनेस क्या होता है। आपको ड्रॉ करने का टाइम मिलेगा, अभी नहीं लिखो, आराम से लिखेंगे बाद में, ठीक है। कि बिजनेस होता क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू, प्रोडक्शन करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, उसके बाद में खरीद बेच करो, क्या चीज का, गुड्स और सर्विसेज का। तो अब जैसे यहाँ पे क्लासेस, एडुकुल में आप क्लासेस ले रहे हो, आप मेरी क्लासेस ले रहे हो या विशाल सर की क्लासेस ले रहे हो, तो वहाँ पे कैसे हो रहा है, हम पहले रिसोर्सेज अरेंज कर रहे हैं। सर क्या रिसोर्सेज, आपको क्या अरेंज करना है, जैसे कैमरा हो गया, यहाँ पे लाइट्स लगा हुआ है, और फिर जो सराउंडिंग जो सब एक्स्ट्रा मटेरियल लगा हुआ है वो सब, वो हमें रिसोर्सेज को गैदर करना पड़ा ताकि हम क्लासेस बना सकें, प्रोड्यूस कर सकें, क्लासेस का प्रोडक्शन कर सकें। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, हमने टाई अप किया कि हम फ्रेंचाइजीज देंगे, या फिर पेन ड्राइव से डायरेक्टली हमने कुरियर वाले से टाई अप किया कि आपके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या गूगल ड्राइव से आप क्लासेस ले रहे हो, तो वैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स हो गए। अब बाय सेल हो रहा है, आप क्लासेस बाय कर रहे हो, तो उससे मुझे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई, ठीक है। तो अब मैं समझ गया कि ये क्या होता है। अब फिर मैंने पापा से पूछा कि पापा ये तो ठीक है, अब प्रोफेशन, मैं सीए बनाऊं तो सीए की प्रोफेशन की भी बहुत वैल्यू है, तो मैं समझ तो लूं कि प्रोफेशन में क्या करना है मुझे। तो प्रोफेशन में लिखा हुआ था रेंडरिंग ऑफ सर्विसेस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर based on prescribed qualifications। तो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस वो तो मेरे पास है, सीए की डिग्री है मेरे पास, तो मैं स्पेशलाइज्ड नेचर की सर्विसेज दे सकता हूं। तो पापा ने पूछा, पापा को तो पापा ने सीए नहीं किया हुआ था, तो पापा ने पूछा कि ऐसी क्या स्पेसिफाइड सर्विसेज है या जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है जो सीए दे सकता है। तो मैंने बताया पापा हम ऑडिट कर सकते हैं, जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो ना, हम चेक करते हैं, एक साल के एंड में पूरा चेक करते हैं कि आप सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो। तो ये स्पेशलाइज्ड नेचर है। हम इनकम टैक्स फाइलिंग्स करते हैं, हम वैल्यूएशन करते हैं, हम कितनी सारी चीज़ें करते हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो और भारी भारी चीज़ें करते हैं अपने।
एकदम भारी भारी, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो पापा बोले ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। हाँ है मेरे पास, सीए हूँ, सीए। तो प्रोफेशन में ये चाहिए आपको, स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन चाहिए। नहीं तो समझो ना, आप कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं लिया और वो आपका ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो ना। तो इसीलिए सीए भी, अब वो जो पेशेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, चेकअप करते हैं, और जहाँ जहाँ पे उसको सुई लगानी है, मेडिसिन लगानी है या दवाई देनी है, तो हम वो करते हैं। तो हमारा भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन भी कर सकते हैं। फिर मैंने पूछा पापा और एक ऑप्शन भी है, इसमें तो थोड़ा मेहनत लगेगा, और एक ऑप्शन भी है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉयमेंट में चले जाता हूँ। तो पापा बोले कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पापा को तो नहीं पता था, वो एम्प्लॉयमेंट थोड़ा भारी भारी वर्ड हो गया। तो पापा ने पूछा एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो डेफिनेशन दे। मैं बोला पापा आपको नहीं पता कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? थोड़ा भारी वर्ड हो गया। हल्का ये पापा, तो पापा ने ऐसे बोला ये क्या करूं मैं तेरा, तू मुझे अच्छा से डेफिनेशन बता ताकि तुझे क्लैरिटी आए कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तब मैंने वापस बुक देख के बोला रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीन चीजें हैं मेरे पास, या तो मैं बिजनेस में जाऊं या प्रोफेशन में जाऊं या एम्प्लॉयमेंट में जाऊं, और ये तीनों ऐसे होते हैं। तो मैं जानना चाहता कि प्रॉफिट मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी मुझे क्या फायदा होएगा। यहाँ पे प्रॉफिट फायदा होएगा मुझे, यहाँ पे फीस का फायदा होएगा, और यहाँ पे सैलरी मिलेगी, है ना। आप जब एम्प्लॉयमेंट में जाते हो तो आपको सैलरी मिलती है, आप प्रोफेशन जब प्रैक्टिस करते हो आप फीस, आप क्या बोलते हो, डॉक्टर की फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस, और बिजनेस करते हो तो क्या प्रॉफिट कमा रहा होगा। जैसे जो आपके घर के बाजू में कोई चाय वाला होगा, आप ऐसे कैलकुलेशन करते होगे कि दिन की 100 चाय तो बेचता होगा, है ना, नहीं एक टाइम की 100 चाय बेचता होगा, उसके बाद में 10 रुपये लेता है, बनाने में कितना तो लगता होगा 3-4 रुपये, तो 600 रुपये दिन का, महीने एक टाइम का 600 रुपये एक टाइम का, दिन में 2 बार बैठता है, तो 1200 रुपये एक दिन का, और 30 दिन बैठता है, रोज का रोज बैठ जाता है, तो 36,000 रुपये नहीं करके तो कमा लेता होगा, है ना। प्लानिंग तो करते हो आप अगर ऐसे कैलकुलेशन करते हो तो समझ लेना आपका दिमाग कॉमर्स वाला है, नहीं तो आपको ये जो कैलकुलेशन ये सब चालू करना पड़ेगा। आप कोई दुकान में जाओ, उससे पहले उसका प्रॉफिट निकालना चालू कर दो कि नहीं करके इतना तो बेचता होगा, इतना कॉस्ट पड़ता होगा, तो इतना प्रॉफिट होएगा इसको। तो ये कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हो तो मतलब आपका दिमाग कॉमर्स वाला है। और यहाँ पे रिस्क हाईएस्ट है, यहाँ पे रिस्क मीडियम है, यहाँ पे रिस्क लो है। तो अब हमने प्रॉफिट्स कमाने हैं या फीस लानी है या सैलरी कमाना है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब इसमें तीनों में हमें बीसीके की जरूरत पड़ेगी। आप बिजनेस करो आपको बीसीके चाहिए, नहीं तो स्ट्रैटेजीज कहां से लाओगे ताकि प्रॉफिट्स कमा सको। अब प्रोफेशन कर रहे हो, आपके क्लाइंट्स को आपको बताना पड़ेगा, एडवाइस करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज अप्लाई करो और देखो क्या मक्खन की तरह बिजनेस चलता है, और वैसे ही वो आपकी फीस बढ़ाते जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट करना है तो आपको आपकी कंपनी के में स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि कंपनी का सेल बढ़े और आपका पोस्ट बढ़े और आपकी सैलरी बढ़े। तो आप किसी में भी जाओ, बीसीके तो आपको चाहिए ही, बीसीके एकदम इंपॉर्टेंट है। आप इसको कॉपी कर लो, फटाक से कॉपी कर लो, या फिर इसका ये ले लो, फोटो ले लो, फोटो
तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो पिया। इसको जल्दी से फोटो ले लो, बाद में आपका होमवर्क होएगा, ये आप कॉपी में उतार लेना। क्या मस्त है ना बिजनेस का डेफिनेशन, ऐसे एकदम डायग्राम से समझा दिया, मजा आएगा आपको। आप जब भी ऐसे देखोगे वो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग। चलो तो अब मैं आपको 2-3 फन फैक्ट बताता हूँ बिजनेस के बारे में कि मतलब बीसीके का इंपॉर्टेंस क्यों है इतना। तो 2-3 फन फैक्ट्स, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप सुनो, बड़ा मजा आएगा आपको। आप जानते हो क्या रिलायंस का जो जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब जो रिलायंस का प्रोडक्शन है वो क्या है, हम 2.5% ऑफ इंडियाज जीडीपी है। मतलब रिलायंस जितना भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करता है वो पूरे इंडिया का 2.5% है। आपको ऐसे लग रहा हो कि बहुत छोटा नंबर है, तो 2.5% मतलब 1.6 ट्रिलियन, समझ रहे हो। और ये फिगर था फाइनेंशियल ईयर 2019, मतलब 18-19 या 19-20, हाँ 2.5% ऑफ इंडियाज जीडीपी। हम कितना कंट्रीब्यूट करते होंगे, 0.000001 कहीं। इतना बड़ा है रिलायंस, और क्यों है तो स्ट्रैटेजीज हैं उनकी इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज जो यूज़ करते हैं। और रिलायंस जियो के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, वो स्ट्रैटेजीज तो अलग ही लेवल पे हैं। ये था रिलायंस का फैक्ट। और एक बहुत मज़ेदार फैक्ट है, ये फैक्ट तो आपको सुन के जो मज़ा आएगा, ये फैक्ट है टीसीएस के बारे में। आप जानते हो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, वो कंपनी जो ऑनलाइन पासपोर्ट का काम संभाल रही है। तो टीसीएस का जो वैल्यूएशन है, मतलब उसके शेयर्स होते हैं ना, उस कंपनी का जो वैल्यू है वो वैल्यू है करीब 6,80,912 करोड़। ये आपको लिखना नहीं है, बस सुनो, आपको मजा आएगा ताकि बीसीके आप जानो कि बीसीके की स्ट्रैटेजी सच में काम करती हैं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, वो स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं, ऐसे स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं। बिजनेस सिर्फ खरीदना बेचना नहीं है, उस खरीदने बेचने के लिए जो सब स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं ताकि लोग ज़्यादा खरीदें, ताकि लोग दूसरे कॉम्पिटिटर्स का गुड्स नहीं खरीद के हमारा गुड्स खरीदें, हम नए रीजन तक कैसे पहुंचे, बस वो सब स्ट्रैटेजीज ज़्यादा मैटर करती हैं। तब ऑटोमेटिकली बॉयल डाउन होके लोग खरीदना बेचना करेंगे और प्रॉफिट आएंगे आपको। तो टीसीएस का वैल्यूएशन ना 6,80,912 करोड़ रुपए, करोड़ 6,80,912 करोड़। अब ये जो वैल्यू है ना, आप सुनोगे तो हंसोगे, नहीं पता ना आप हंसोगे, छोड़ो बता देता हूँ, इज ग्रेटर देन जीडीपी ऑफ 120 कंट्रीज। मतलब 120 अलग अलग राज्य, सॉरी कंट्रीज, देश, 120 अलग अलग देश का जीडीपी जो है, मैं कंबाइंड नहीं बोल रहा हूँ, इंडिविजुअली, और हाँ टीसीएस का वैल्यूएशन उनसे ज़्यादा है। और इन 120 कंट्रीज में क्या क्या आते हैं उनको बताऊँ, ऐसे नहीं कि सब बेकार कंट्रीज आते हैं, अच्छे कंट्रीज भी आते हैं। श्रीलंका आते हैं, इक्वेडोर आता है, श्रीलंका अपने नीचे वाला, केन्या आता है, कोस्टा रिका आता है ना। मस्त फैक्ट है ना, मैं पढ़ा, मुझे मज़ा आया, मैं सोचा कि आपको भी बताऊं, बहुत मस्त फैक्ट लगा मुझे, इंटरेस्टिंग लगा। और एक लास्ट फैक्ट आज का, आपको मज़ा आएगा। मैकडॉनल्ड्स, आप खाते हो ना उसका बर्गर, मज़ा आता है ना। तो मैकडी का नेट, आपको पता है क्या, मैकडी ना उसका मेन बिजनेस रियल एस्टेट का बिजनेस है। वो स्टोरी अलग दिन सुनेंगे, बस मैं आपको बता दिया उसका बिजनेस रियल एस्टेट का है। मैकडी का रेवेन्यू है ना, सिर्फ जो सेल करता है रेवेन्यू,
ऑस्ट्रेलिया के जीडीपी का 4 गुना है। मतलब मैकडी सिर्फ जो सेल कर रहा है उसका रेवेन्यू जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जीडीपी का 4 गुना है। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा है मैकडी। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता था ताकि आपको मज़ा आए सुन के कि ये लोग इतने बड़े बने कैसे। तो स्टार्ट तो सब ने बहुत छोटा किया। मैकडी तो बीच में बहुत ख़राब चल रहा था जब उसने फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट किया था, तो फ्रेंचाइजीज तो बहुत बुरी तरह पिट गई। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाई, उन्होंने बिजनेस को समझा और जाना कि यहाँ पे बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेंगी। तो उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगाई, तब जाके आज उस लेवल पे हैं। तो आपको भी ये सब स्ट्रैटेजीज समझनी पड़ेंगी। तो हम एक दिन जानेंगे कि मैकडी ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगाई, वो लेकिन अलग दिन जानेंगे। आज हमारा मकसद कुछ और है। तो सर ठीक है, आपने बोला कि बिजनेस में स्ट्रैटेजीज बहुत मस्त है, तो हमें भी अब बिजनेस करने की थोड़ी मन में तो आ गई है कि कुछ अच्छा सा बिजनेस करेंगे। लेकिन सर अब बताइए हम कि बिजनेस करें तो करें कैसे। अब इतने सारे जानो ना, अब आपको कोई को मन में आ रहा है सर मैं अकेला ही बिजनेस करना चाहता हूँ, और कोई का मन है सर मैं अपनी फैमिली के साथ पापा के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली बिजनेस को एक अलग लेवल तक ले जाना चाहता हूँ। अब कोई का मन है सर हम 4-5 दोस्त हैं, बहुत मज़ा आएगा हमें, हम 4-5 दोस्त पढ़ते भी साथ में और जन्म से मतलब जन्मे थे तब साथ में सोए हुए थे, और उसके बाद में स्कूल भी एक साथ गए, क्लास भी एक साथ गए, गर्लफ्रेंड भी एक ही थी, तो हमें बिजनेस एक साथ ही करना है। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब सबका थिंकिंग अलग है ना सर। अब कोई का थिंकिंग है सर मैं पापा से पैसे ले लूँगा, अब कोई का थिंकिंग है सर मेरे एक अंकल हैं वो मुझे थोड़ा पैसा दे देंगे, कि मेरे एक अंकल हैं वो मुझे पैसा दे देंगे। तो अब इन सब के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे, मतलब आप बहुत सारे तरीके से बिजनेस कर सकते हो। तो एक एंटिटी बनानी पड़ेगी ना कि वो उसके थ्रू आप बिजनेस कर सको। तो बिजनेस क्या है ना, बहुत सारे हैं। तो जैसे अब क्या है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप कि मैं अकेला हूँ, जैसे आपके पापा का सर मैं अकेला हूँ, मुझे अकेले ही बिजनेस करना है, कोई का ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ, स्टाफ रख लूँगा, कोई ओनर वोनर नहीं चाहिए, पैसे हैं मेरे पास, तो आप अकेले बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सोल प्रोप्राइटरशिप, सर मैं फैमिली के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे फैमिली में मेरे चाचा ताऊ बहुत सारे जाने, बहुत पैसे हैं हमारे सब मिला के, तो मैं फैमिली के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। तो हाँ ठीक है, आप हिंदू फैमिली में जन्मे हो तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बिजनेस करो। सर मैं तो अपने चड्डी बड्डी दोस्तों के साथ करना चाहता हूँ, तो ठीक है आप पार्टनरशिप में करो। सर ये पापा ने बोला है कि कंपनी जो होती है ना बड़ा मस्त बिजनेस करती है, हाँ तो आप कंपनी में करो। सर लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं अकेला आदमी हूँ, मैं अकेला कंपनी खोल सकता हूँ। हाँ आप खोल सकते हो, 1 पर्सन कंपनी, आप अकेले कंपनी खोल सकते हो। सर 2-3 जन है, हाँ तो प्राइवेट कंपनी खोलो ना। सर बहुत सारे 7 जन से ज़्यादा हैं, बहुत मज़ा आने वाला है हमें, और हम सोच रहे हैं क्या कि लोगों से भी पैसा लेंगे, तो पब्लिक कंपनी में करो। सर मेरा मन है कि वो मेरे शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन लिस्टेड हों मेरे बिजनेस के, तो ऐसे एकदम देख के मैं रोज़ अपने ही शेयर्स खरीदूँगा बेचूँगा, मज़ा आएगा मुझे। तो पब्लिक कंपनी करो ना और उसे लिस्टिंग करा लेना। तो इतने सारे बिजनेस करने के ऑप्शंस हैं मेरे पास। आप अकेले बिजनेस कर सकते हो, फैमिली के साथ बिजनेस कर सकते हो, पार्टनरशिप में आ सकते हो, अकेले कंपनी खोल सकते हो, प्राइवेट कंपनी खोल सकते हो, या फिर पब्लिक कंपनी खोल सकते हो। तो अब ये डिस्टिंक्शन हमें जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज होते हैं।
ये तो ठीक है, मतलब हम तो फाइनेंस बैकग्राउंड से तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या होता है जब बहुत सारे ऐसे बिजनेस वाले हैं उनको समझ में ही नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता है कि बिजनेस करें तो कैसे करें, मतलब कौन सा, सर मैं पार्टनरशिप खोलूं या कंपनी में जाऊं, या मैं अकेला हूं तो अकेला कंपनी खोलूं या सोल प्रोप्राइटरशिप में करूं, कैसे करूं। तो आज हम इस सवाल से पर्दाफाश करने वाले हैं कि कैसे आपको बिजनेस करना है, कौन सा मॉडल आपके लिए सूटेबल है। और ऐसा नहीं कि एक मॉडल सिलेक्ट कर ले तो हमेशा के लिए वही चलता रहेगा, नहीं। अगर आपको इनकेस चेंज करना पड़ा, जैसे समझ लो पार्टनरशिप में आपने स्टार्ट किया, अब आपको बिजनेस बहुत बढ़ गया, अब कंट्रोल नहीं आ रहा, तो आपको कंपनी में शिफ्ट करना है, तो आप प्राइवेट कंपनी में जा सकते हो, पब्लिक कंपनी में जा सकते हो, या फिर आप प्राइवेट कंपनी से स्टार्ट किए थे लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं सर अब ये कंपनी का झंझट होएगा नहीं, पार्टनरशिप में आ जाते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। तो सब कुछ पॉसिबल है, पहले आपको जानना तो पड़ेगा कि ये है क्या। अब साथ साथ में लिख लेना, ठीक है। अब बना लिए क्या, यहाँ पे एक और ऐड करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, ओनरशिप। ये मैट में क्या किया हुआ है, मैट में पूरा अलग अलग दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे एक पूरा चार्ट बना लेंगे इसको, ठीक है। और आप डायरेक्टली इस चार्ट को रेफर कर देना, एक फ्रेश पेज निकालना, कोई चिंदी बंदे नहीं करेगा, एक फ्रेश पेज में लिखेंगे आप ये सब, चिंदी बंदे ना आए तो आप, और स्ट्रेट लाइन डालना स्केल यूज़ करके। तो हम क्या करेंगे एक चार्ट बना लेंगे ताकि आप इस चार्ट से इजीली पढ़ सको, आपको वो 10-15 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बस इससे पढ़ लेना। लेकिन आज के क्लास के बाद में आप जाके एक बार रेफर ज़रूर कर लेना। तो मैंने कोशिश तो बहुत की है कि मैं सारे के सारे पॉइंट्स इस पे कवर कर लूँ। तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स पे हम इसे बांट देंगे, मतलब कुछ पॉइंट्स पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सबको कि एक्चुअल में है क्या। अब ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर कौन होता है, जो अकेला बंदा है वही ओनर है, जो प्रोप्राइटर है वही ओनर है। आपको प्रोप्राइटर का स्पेलिंग पता है तो प्रोप्राइटर, अब साथ साथ में लिख लेना, ठीक है। अब एचयूएफ में क्या होता है, मेंबर्स ओनर तो होते हैं, मेंबर्स आर ओनर्स, कर्ता हेड ऑफ फैमिली इज द लीडर। मतलब ऐसे बिजनेस में कोई एक लीडर होना चाहिए ना, फैमिली में तो पापा की बात आप मानते हो, दादाजी की बात पापा मानते हैं, तो दादाजी कर्ता बन गए, वो लीडर ऑफ द फैमिली बन गए, हेड ऑफ द फैमिली बन गए, तो उन्हें कर्ता बोलते हैं। तो एचयूएफ बिजनेस में कर्ता वो है ना, वो लीडर ऑफ द बिजनेस होते हैं, और जो सब मेंबर्स हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं, वो सब ओनर्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बताया क्या, एचयूएफ में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये हिंदू मुस्लिम का थोड़ा सा इम्पैक्ट इस लॉ में डाल दिया। तो उन्होंने क्या बोला, पाकिस्तानी अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब पाकिस्तानी बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं कुछ रिलीजन वगैरह में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वैसे मतलब मुस्लिम्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं बना सकते। तो उन्होंने लॉ में कुछ सोचा होगा तो ऐसे बनाया है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स मतलब समझ लो आप 3-4 दोस्त हो, तो पार्टनर्स आर द ओनर्स। देख लो, अब इसमें और भी लिखना है, मिनिमम पार्टनर्स 2 होने चाहिए, हाँ वो तो होने ही चाहिए, नहीं तो पार्टनरशिप कैसे बनेगा। अब मैक्सिमम में 2 डंडा निकाल लो, एक है बैंकिंग कंपनी, एक है नॉन बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी में 10 हो सकते हैं मैक्सिमम, नॉन बैंकिंग कंपनी में 20 मेंबर्स मैक्सिमम, 20 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं।
ओपीसी में एक शेयर होल्डर होगा और और नॉमिनी हो सकते हैं बस। नॉमिनी मतलब वो ओनर नहीं हुआ। सपोज शेयर होल्डर मर गया तो अब वो किस में रेस्ट होएगा, जो प्रॉपर्टी वगैरह है ओपीसी की वो किस में रेस्ट होएगी, वो नॉमिनी की बन जाएगी। प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो बनेंगे ओनर, मिनिमम 2 होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में भी शेयर होल्डर्स और मिनिमम 7 होने चाहिए शेयर होल्डर्स। तो ये हमें पता चल गया ओनरशिप कि कैसे ओनरशिप होएगी। अब लायबिलिटी, अब लिमिटेड लायबिलिटी कर दो। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, अब समझ लो बिजनेस में रिस्क भी बहुत है, हमने पढ़ा था रिस्क बहुत हाईएस्ट है उसमें बिजनेस में। तो अब समझ लो बिजनेस में बहुत रिस्क है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ आपने बड़ा रिस्की स्ट्रैटेजी अप्लाया और आपको पता था अगर ये चला स्ट्रैटेजी तो इतने पैसे होंगे कि अंबानी को पीछे छोड़ डालेंगे, लेकिन अगर कहीं पिट गए तो बहुत बुरा होगा, खाने के भी पैसे नहीं होंगे। तो अब हमें जानना है कि लिमिटेड लायबिलिटी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है कि आपकी लायबिलिटी मतलब आपने बिजनेस में कुछ पैसे लगाए हुए हैं, तो लिमिटेड लायबिलिटी क्या बोलती है, आपने बिजनेस में जितने पैसे लगाए ना सिर्फ उतनी आपकी लायबिलिटी है, उससे ज़्यादा आपकी लायबिलिटी नहीं है। मतलब ऐसे समझ लो आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दिया, अब आपके पास घर में पड़ी हुई एक कार है और एक बंगलो है आपका। अब लिमिटेड लायबिलिटी क्या बोलता है कि अगर समझ लो बिजनेस में आप डूब गए तो मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपए देने पड़े, जो आपके 1 लाख बिजनेस में लगाए हुए थे वो चले जाएंगे। आपके गाड़ी पे या बंगलो पे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, कोई टच भी नहीं कर सकता है। लेकिन जहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, समझ लो आपको लॉस 5 लाख का हो गया, अगर लिमिटेड लायबिलिटी होती तो सिर्फ आप 1 लाख देने के लिए लायबल होते। अब समझ लो 5 लाख का लॉस हो गया है, तो वो लोग क्या करेंगे, 1 लाख तो वहाँ से बिजनेस से रिकवर कर लिए और 4 लाख कहाँ से लाएंगे, ले इसकी गाड़ी ले जा, आधी बिल्डिंग ऊपर वाली बेच डाल। तो ऐसे वैसे करके वो लोग रिकवर करते हैं ताकि आपके पर्सनल एसेट से रिकवर कर लेते हैं अगर लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है तो अब सिंस लिमिटेड लायबिलिटी अब चेक करते हैं किसमें है लिमिटेड लायबिलिटी, किसमें नहीं है लिमिटेड लायबिलिटी। तो यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। इनकेस लॉस हुआ तो आपके घर में जो पड़े हुए पैसे हैं या फिर आपका बिल्डिंग बंगलो सब ले जाएंगे वो लोग। अब एचयूएफ में कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। आप एकदम बढ़िया से लिखना, आपने उसको वो ऐसे लैंडस्केप मोड में करके लिखा है तो जहाँ पोर्ट्रेट में आपको बताना भूल गया, मुझे भी स्केल आना पड़ेगा, बहुत ख़राब लाइंस खींच रहा हूँ। आपको पता है क्या, मैं एक बार ड्राइंग एग्ज़ाम में फेल हो गया था, जब मैं छोटा था ना, मैं ड्राइंग एग्ज़ाम में फेल हो गया था। मैं ऐसे क्लास में 2nd रैंक आया था मेरा, लेकिन मैं ड्राइंग एग्ज़ाम में फेल हो गया था। तो आप मेरी ड्राइंग पे मुझे जज कर सकते हो कि मैं क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पा रहा हूँ। चलो अब पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। अगर कहीं लॉस हुआ पार्टनर का गाड़ी उठा के ले जाएंगे, पार्टनर की बिल्डिंग को ले जाएंगे। ओपीसी में लिमिटेड लायबिलिटी है, प्राइवेट कंपनी में भी लिमिटेड लायबिलिटी है, पब्लिक कंपनी में भी लिमिटेड लायबिलिटी है कि आपने सिर्फ बिजनेस में जितने पैसे लगाए हैं उतनी ही आपकी लायबिलिटी है, वो कोई आपका घर वर नहीं उठा के ले जा सकते। अब 3rd पॉइंट पे आते हैं, गोइंग कंसर्न फेट। अब गोइंग कंसर्न फेट आप पूरा लिखो, गोइंग कंसर्न फेट, गोइंग कंसर्न CONCERN फेट मतलब क्या, मेरा बिजनेस क्या अनंत काल तक चलता जाएगा। इनकेस मैं मर गया तो मेरा बिजनेस क्या अनंत काल तक चलता जाएगा क्या। तो इसमें तो बड़ा टेंशन वाली बात है कि किसमें बिजनेस, क्योंकि हम बिजनेस क्यों करते हैं कि एक लीगेसी क्रिएट करें।
आपको पता है वॉलमार्ट कब से चल रहा है, एक लीगेसी क्रिएट कर रहा है। कितने सारे बिजनेसेस हैं जो बहुत पुराने, मतलब 150-200 साल पुराने चल रहे हैं, तो वो लीगेसी क्रिएट कर रहे हैं। डिज्नी लीगेसी क्रिएट कर रहा है। तो अब आपको भी अब सोचे कि बिजनेस तो करना है, तो ऐसे एक लीगेसी क्रिएट करने में। अच्छा, और एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, आपको फैक्ट्स बहुत मिलते रहेंगे, तो आप ऐसे बस मन में रखना, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहना। तो एक सर्वे हुआ, उसमें पूछा गया एंटरप्रेन्योर्स से, मतलब महान एंटरप्रेन्योर्स से, या फिर जो बहुत पॉपुलर है, रितेश अग्रवाल भी उसमें एक पार्ट थे, ओयो वाले, और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स थे, मतलब फॉरेन के एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन के। तो उनसे पूछा गया कि आपने जो ये बिजनेस स्टार्ट किया, आप क्यों किए थे? उनको 4 पॉइंट्स दिए गए थे, प्रॉफिट्स कमाने के लिए, या फिर लीगेसी क्रिएट करने के लिए, या फिर अपना पैशन फुलफिल करने के लिए, या फिर ऐसे ही आपने कर दिया। तो सब ने मेजर मतलब 70 to 80% लोगों ने बस एक पॉइंट दिया कि हमें एक लीगेसी क्रिएट करनी थी, एक इम्पैक्ट छोड़ना था, कि हम चले जाएं फिर भी हमारा बिजनेस कंटिन्यूसली रन होता रहे। तो समझ लो कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है ये पॉइंट। तो गोइंग कंसर्न फेट। तो अब यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला आदमी है, अब समझ लो वो बीमार पड़ गया, तो क्या होएगा उसका? तो बिजनेस बंद हो गया ना, कहाँ वो दुकान खोलते बैठेगा? अब समझ लो उसका पाँव टूट गया, कहाँ चल के जाके वो दुकान खोलने बैठेगा? तो गोइंग कंसर्न फेट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ द प्रोप्राइटर। लिखो जल्दी फटाक से लिख लो। अब फैमिली में सबसे बड़ा ये कंसर्न आपको पता है क्या होता है? फाइट्स हो जाते हैं। फैमिली में सबसे बड़ा कंसर्न यही है, बस फाइट्स हो जाते हैं। तो ये बिजनेस को भी इम्पैक्ट करता है। तो डिपेंड्स ऑन कॉर्डियल रिलेशनशिप, आप ब्रैकेट में लिख लो थ्रेट फाइट्स। तो ये कंसर्न जरूर है। अब वापस मेरे को ड्राइंग पे जज करने नहीं बैठना। सोचो ना, एक बंदा जो लाइन स्ट्रेट से नहीं खींच पा रहे हो, क्या ही ड्रॉ करता होगा। अब पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट से बनता है, सब अपने में अग्री करते हैं कि हम मिल के बिजनेस करने वाले हैं, ठीक है। एक एग्रीमेंट से पार्टनरशिप बनता है। आप पार्टनरशिप पढ़ोगे विशाल सर की क्लास में, वो बहुत बढ़िया से बताएंगे। मैंने भी उनसे जाना कि पार्टनरशिप क्या क्या होता है और एक्ट में क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया से बताएंगे। तो गोइंग कंसर्न फेड अब बोलता है पार्टनरशिप में अब क्या होता है? अग्रीमेंट से बना होता है। तो अग्रीमेंट में अब समझ लो कोई पार्टनर मर गया, या अग्रीमेंट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में, तो वो अग्रीमेंट खत्म हो गया, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। तो उसमें लिख लो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट एंड्स पार्टनरशिप एंड्स। तो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया कुछ वजह से, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। और यहाँ पे तो गोइंग कंसर्न फेट है ही, क्योंकि शेयर्स पे चलता है ना ये। समझ लो आप चले गए, मतलब समझ लो जो ओनर है, शेयर होल्डर है, वो चला गया, तो वो अपने शेयर और कोई को दे देगा। वन ओपीसी में वो अपने नॉमिनी को दे देगा, प्राइवेट कंपनी में और कोई को दे देगा, या पब्लिक कंपनी में और कोई को दे देगा। तो वो इसको सबसिस्ट कर लेगा, वो ओनर बन जाएगा, और ये जब ख़त्म हो गया तो दूसरा वाला बंदा ओनर बन जाएगा। तो वो बिज़नेस कंटिन्यूसली चलता जाता है। ऐसे ही सारी कंपनीज में होता है, इसीलिए उन्हें बिज़नेस को गोइंग कंसर्न कहा जाता है। तो गोइंग कंसर्न फेट भी लीगसी क्रिएट करना है, तो आपको कंपनीज में जाना पड़ता है। अब फोर्थ पॉइंट आता है कैपिटल का। अब आपको बिजनेस के लिए क्या है? पैसे तो चाहिए ही चाहिए।
अब आपको चेक करना है कि आपको कौन सा मॉडल में ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स मिल सकते हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, आप अकेले आदमी होते हैं तो आपके पास कैपिटल रिस्ट्रेंट होता है। अब अकेले के पास समझ लो आपके पास 50 लाख रुपए हैं, अब 50 लाख रुपए ही आपके पास है और आपको बिजनेस अगर बहुत बड़ा करना है, समझ लो आपको जियो को टक्कर देना है तो आपको बहुत पैसे चाहिए। 50 लाख से तो आप कितने टावर्स डाल लोगे। तो इसीलिए आपको कैपिटल के लिए भी अपना मॉडल सोचना पड़ेगा। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल लिमिटेड होता है। अब फैमिली में क्या होता है, फैमिली में चाचा ताऊ और बहुत सारे जने, तो सबके पास पैसे हैं तो सब मिल के एचयूएफ में पैसे लगाते हैं और उस एचयूएफ से बिजनेस होता है। तो यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। पूलिंग मतलब इकट्ठा करना, पूलिंग में इकट्ठा करना, पूलिंग ऑफ फंड्स इन फैमिली। अब पार्टनरशिप में भी यही होता है, सब पार्टनर्स पैसा लेके आते हैं। अब समझ लो आपके पास 50 लाख है, आपके दोस्तों के पास ऐसे करके 50-50, 5-6 दोस्त हैं, सबके पास 50-50 है। तो अब आप मिल गए, आपके पास 3-4 करोड़ हो गए। आप बोले चल जियो के सामने अपना बनाते हैं, अपने लिखते हैं मियो, तो है ना। तो पूलिंग ऑफ फंड्स बाय पार्टनर्स। अब ओपीसी में क्या होता है, ओपीसी में अब कंपनी बन गई है, उसकी लायबिलिटी। अब कंपनी में क्या होता है, आप फंड्स रेज कर सकते हो, आप बैंक से जाके फंड्स रेज कर सकते हो, कैन रेज फंड्स। दो लिमिटेड होता है लेकिन फिर भी आप फंड्स रेज कर सकते हो, कैन रेज फंड्स टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट कंपनी है, इसमें आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप मेंबर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पैसा लेके आते हैं, या फिर आप आउटसाइडर से पैसा लेते हो, जैसे बैंक से लोन लिए या डिबेंचर्स बेचा। आप अकाउंटिंग में पढ़ते हो ना, डिबेंचर्स बेचा या बैंक से लोन लिया, तो ये सब कर सकते हैं। और पब्लिक कंपनी में तो फ्रीली अवेलेबल होता है पैसा, लेकिन बिजनेस करना पड़ता है उससे। बिजनेस के लिए पैसा अवेलेबल होता है। आप साथ में कॉपी कर रहे हो ना, हाँ ये साथ में नोटबुक में लिख लो समझते समझते, ताकि आप आज जाके एक बार मैट आईसीए का मैट पढ़ लोगे, बस उसके बाद में आप कल क्लास से पहले एक बार फटाक से नोट्स देख लेना, ठीक है। आप डिसीजन मेकिंग अब जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी से हाथ स्पीड कर लो एकदम मज़ेदार। चलो डिसीजन मेकिंग। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेले बंदे को डिसीजन लेना है कि ये बिजनेस करना है या नहीं करना, तो अकेला वो बस मन में सोचता है अच्छा ये करना है, ये होएगा, ये नहीं करना, ये होएगा, चलो ठीक है करते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होता है। अब फैमिली में क्या होता है, अब पहले चाचा को जाके पूछ के चाचा ये करते हैं ना, फिर चाचा बोलेंगे नहीं तुम पहले पापा से पूछ के, वापस पापा के पास जाना, पापा ये करते हैं ना, पापा बोलेंगे तो बड़े पापा से पूछ के आ जाओ, बड़े पापा के पास जाओ, बड़े पापा ये ऐसे करते हैं ना, सबसे पूछ लिया, सब आपको पूछने बोल, तो बड़े पापा बोलते हैं देखते हैं 2-3 दिन बाद बताता हूँ। तो बड़े पापा सोचते हैं, फिर बोलते हैं कि तू मुझे और कुछ बता, तू पापा से पूछ ले, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये थोड़ा मीडियम, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग थोड़ा टाइम लग जाता है। अब पार्टनरशिप में भी क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। पार्टनर से पूछो, एक पार्टनर बोलेगा नहीं मेरे को नहीं करना, ये बहुत रिस्की है, ये स्ट्रैटेजीज तुमको आता नहीं है, तो सब अपना अपना ज्ञान देते हैं, तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ओपीसी में क्या होता है, एक अकेला बंदा है, चल मेरे को करना है ये, तो फास्ट होता है। अब प्राइवेट कंपनी में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि अब कंपनी में इतने मेंबर्स होंगे, सबसे पूछो कि क्या बोलते हो तुम, ये करें क्या, आपने एक रिजोल्यूशन पास कराओ, हाँ इतने जन हाँ बोलते हैं तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो ऐसे। और यहाँ पे भी स्लो हो जाता है, तो यहाँ ये दोनों में डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्लो हो जाता है। आप एक बार में लाइन खींच लें ना, मेरे जैसे मत करना, आप एक बार में लाइन खींच लेना, ठीक है। बस हो गया, थोड़ा सा ही है।
इसके बाद में और एक पॉइंट है, बस उतना ही है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अब लॉ के नज़र से, अब लॉ के नज़र से देखने वाले, विशाल सर की नज़र से देखने वाले हैं कि अब इसमें कौन सा अलग एंटिटी बन जाता है। तो ये तीनों में तो मैं आपको बता देता हूँ, ये तीनों में एक अलग एंटिटी बन जाता है, ठीक है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में अलग एंटिटी नहीं बनता है। अकाउंटिंग के नज़र से नहीं देख रहे हैं, विशाल सर की नज़र से देख रहे हैं, विशाल सर जैसे बोलेंगे तो अलग एंटिटी नहीं बनता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। पार्टनरशिप में, एचयूएफ में, हाँ, अंडर आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट एक अलग एंटिटी बन जाता है, एचयूएफ का एक अलग पैन मिलता है आपको। और हाँ, इसमें भी आपको एक अलग एंटिटी बन जाता है और आपको एक अलग पैन मिलता है पार्टनरशिप फर्म में। तो अब लास्ट पॉइंट, सक्सेशन। अब ये पॉइंट क्या बोलता है, ये आपको जानना पड़ेगा। अब कल को आपको बिजनेस करना है या प्रोफेशन करना है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि मैं, आपके क्लाइंट्स पूछेंगे, या आपको खुद को जानना है कि मैं कौन सा एंटिटी में बिजनेस करूं, पार्टनरशिप खोलूं या अकेले बैठे रहूं या फिर एक कंपनी खोलूं। कंपनी खोलूं तो मुझे कितने पैसे चाहिए, ओपीसी में जाऊं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलूं या पब्लिक लिमिटेड या पब्लिक कंपनी खोलूं या फैमिली में एचयूएफ बनाऊं। तो इतने सारे सवाल होते हैं, तो ये सवाल बाद में बहुत हॉन्ट करते हैं। तो आपके लिए एक रेडी रेफरल बन जाएगा कि अच्छा ये करूँगा, चलो मैं फैमिली में जाता हूँ तो ये सबसे पूछना पड़ेगा, मैं क्या करता हूँ पार्टनरशिप में जाता हूँ, पार्टनरशिप में भी सबसे पूछना पड़ेगा। अब आपके पास अगर ऐसे स्किल्स हैं, आप खुद को चेक करोगे, हाँ मैं सबको मना तो सकता हूँ, इतना पावर है मेरे में, तो चलो ना फैमिली के साथ ही कर लेते हैं। तो ऐसे ये सब पॉसिबल है। अब सक्सेशन की बात क्या है, अब हमने जाना कि गोइंग कंसर्न कौन कौन से बिजनेसेस होते हैं। अब समझ लो कि 1% कंपनी है, अब वो बंदा मर गया, मैं मतलब थोड़ा, क्योंकि हम तो ये सब चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती है, तो समझ लो कि वो बंदा मर गया, तो अब उसके बदले कौन आएगा। तो उसने अपने विल में जिसको बोला होगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बिजनेस संभालेगा, या ये बिजनेस की जो सब एसेट्स हैं मेरे बेटे को जाएंगे, तो ये सक्सेशन प्लानिंग होती है, ये बाय विल जाता है। और ये तो फैमिली है तो फैमिली वाले ले जाते हैं। और यहाँ पे न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, ओनली इफ अदर्स अग्री, मतलब और बाकी के पार्टनर्स अग्री करते हैं तभी नया पार्टनर आ सकता है, नहीं तो नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट होता है ना। तो सब इसमें, यहाँ पे तो नॉमिनी ले जाता है, नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो शेयर होल्डर्स होते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे भी शेयर होल्डर्स होते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो जो शेयर, समझ लो कि एक पापा है, उसके शेयर्स, उसके पास शेयर्स हैं प्राइवेट कंपनी के, पब्लिक कंपनी के, तो वो अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो शेयर्स होते हैं, सक्सेशन प्लानिंग ये होता है। और एक छोटा सा पॉइंट है, वो आप क्या करो, यहीं पे लिख लो, कैन स्टार्ट बिजनेस ऑन इनकॉर्पोरेशन, नीड्स सर्टिफिकेट ऑफ commencement टू स्टार्ट बिजनेस। मतलब शेयर, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया, मतलब आपने कंपनी बना ली, लॉ में आपने कंपनी बना ली तो आप बिजनेस चालू कर सकते हो। लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या होता है, आप पहले कंपनी बना लो, आपको और एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसके बाद में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बस एक स्पेशल पॉइंट था, ये आपको बताना था, क्योंकि इस पे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। तो अब हम जान चुके हैं कि इसमें कौन सा बिजनेस करना है। तो एक शायरी, आप थोड़ा टेंस हो गए होंगे तो कभी कभी मैं थोड़ा बहुत शायरी लिख लेता हूँ।
ये शायरी तो मैं विशाल सर को क्रेडिट देना चाहूँगा। तो हम बैठे हुए थे, मैंने बोला कि विशाल सर ये बच्चे तो एक साथ में इतने सारी चीज़ें बताऊँगा तो बच्चे टेंस हो जाएंगे। तो विशाल सर और मैंने मिल के बैठ के छोटी सी शायरी बनाई कि बच्चों को जैसे ही आप ये लिखा दो, आप बच्चों को एक शायरी सुना देना, तो आपको अच्छा लगे तो वाह वाह करना ज़रूर, या पहले भी वाह वाह कर सकते हो। तो मैं ऐसे मैं शायर हूँ नहीं तो अगर मेरी क्वालिटी बहुत ख़राब हो शायरी की तो आप टमाटर वमाटर कोई नहीं फेंकेगा, क्योंकि मैं अफसर हूँ, आपको थोड़ी रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी लेकिन आपको सुनना भी पड़ेगा। अब बोलना कैसा है। हमारी भी थी एक कहानी, हमारी भी थी एक कहानी। इरशाद तो करिए, इरशाद आप ही करोगे ना? हाँ, इरशाद करिए। हमारी भी थी एक कहानी, हमारी भी थी एक कहानी, हमारी भी थी एक हस्ती पुरानी। हस्ती पुरानी मतलब हमारी भी एक स्टोरी थी, एक पुराना टाइम था, हमारा भी एक समय था। साथ बैठकर करते थे मस्ती, जब समोसे थे 4 रुपए के और चाय थी सस्ती। हो गया, इतना ही था। वापस रिपीट करूँ क्या? ऐसे वो बार बार रिपीट करते हैं, ये लास्ट और एक बार रिपीट करते हैं। हमारी भी थी एक कहानी, हमारी भी थी एक कहानी, हमारी भी थी एक हस्ती पुरानी। साथ बैठकर करते थे मस्ती, जब समोसे थे 4 रुपए और चाय थी सस्ती। वाह 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 तो आपको मज़ा आया ना शायरी में? अच्छा लगा तो आपको शायरी? ऐसे मैं और भी विशाल सर से और शायरी लिखवाया करूँगा, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हाँ सर मैं जान गया कि बिजनेस, अगर हमें बिजनेस करना है तो कौन से मॉडल में करना है। लेकिन सर आपने जब बिजनेस का डेफिनेशन बताया था, आपने बोला था बिजनेस इतना भारी है, पहले तुम प्रोडक्शन के सारे रिसोर्सेज अरेंज करो, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इतने सारे रिसोर्सेज अरेंज करो, फिर उसके बाद में तुम खरीद बेचो, उसके लिए कितने मार्केटिंग झंझट, इतना करना पड़ता है सर, तब जाके प्रॉफिट्स आते हैं। तो मैंने आपको बोला भी था रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब मैं आपको और अच्छी चीज़ें बता दूँ कि बिजनेस करने से, अच्छा ठीक है आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन बिजनेस करने से आप क्या क्या किन किन लोगों को फायदा पहुंचा रहे हो। एक जब बिजनेस खुलता है ना, आप क्यों सोच रहे हो क्यों मोदी जी इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेक इन इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, इतना सपोर्ट क्यों हो रहा है, इतना क्रेज क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है ना, इतने सारे लोगों को मदद होता है। तो अब जानते हैं कि किन किन लोगों को, हम एक बिजनेस खोल रहे हैं, हमें खुद के लिए कमाना है ना, लेकिन सर हम लोगों की मदद कैसे करें? हम तो खुद की मदद के लिए बिजनेस खोलते हैं। नहीं, आप जब बिजनेस खोलते हो ना, आप इनडायरेक्टली इकोनॉमी में इतने लोगों की मदद कर बैठते हो कि आपको दान पुण्य और कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको अचानक ऑटोमेटिकली आप जब एक बिजनेस खोलते हो ना, इतना पुण्य मिल जाता है आपको गंगा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और लोग खामखा बिजनेसमैन को इतना कोसते हैं, लेकिन एक बिजनेस जब कोई भी स्टार्ट करता है ना, इतने लोगों की मदद होती है। तो जानते हैं किन किन लोगों की एक बिजनेस से मदद हो सकती है? बिजनेस। तो जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है या बिजनेस रन हो रहा होता है, वो किन किन लोगों की मदद करता है, ये आप लिख सकते हो या नहीं आप मत लिखो, हम पहले सुनेंगे, आपका फिर ध्यान यहाँ वहाँ हो जाता है, आप सिर्फ लिखने में ध्यान करते हो। तो हम क्या करते हैं, हेल्प्स अदर बिजनेसेस। अभी मैं लिख लेता हूँ, फिर हम एक बहुत बढ़िया सी केस स्टडी करने वाले हैं इस पर, बहुत बढ़िया सी, एकदम दिल खुश हो जाएगा आपका, आप उसको बहुत बहुत यूज़ करते हो। हेल्प्स अदर बिजनेसेस, कंट्रीब्यूट्स टू कंट्रीज ग्रोथ। हाँ, एक बिजनेस ग्रो करता है तो कंट्री भी ग्रो करती है। यूएस आप क्यों सोच रहे हो कि इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी कंपनीज हैं और वो इतनी ग्रो कर चुके हैं, तो इसीलिए वो कंट्री के पास इतने सरप्लस
जो रिजर्व्स बन जाते हैं ना, तो कंट्री ऑटोमेटिकली एक अपर लेवल में चली जाती है, तो वो भी होता है। और ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है ना, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इतने सारे लोगों का घर चलता है। सोचो आप बिजनेस कर रहे हो, उसके वजह से कितने सारे लोग घर में बैठ के, मतलब वो घर ग्रोसरीज ले जा पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, या फिर इतने सारी चीजें कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा है, बस उसी लिए। और क्या होता है? रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स। तो जो पैसा लगाते हैं आपके बिजनेस में, उनका घर चल रहा है, ताकि क्योंकि आपका बिजनेस बढ़ रहा है, उनका घर चल रहा है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो आप पे कुछ एहसान नहीं कर रहे हैं आपको पैसा देके, उनका घर चल रहा है वो पैसे से, उस पैसे से इतना रिटर्न आप उनको दे रहे हो कि उनके पैसे डबल ट्रिपल हो जा रहे हैं आपके बिजनेस में लगाने से। और लास्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी। अब मैं लिखूंगा, चलो ग्रीन पेंसिल से लिखता हूँ, ठीक है। तो एक बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो इतनी सारी चीज़ों की मदद मिलती है। क्या क्या? वो और बहुत सारे बिजनेसेस को मदद करता है। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको क्या करना पड़ता है? पहले एक रूम लेना पड़ता है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी की मदद हुई, या ऑफिस लेनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी की मदद हुई। आपको लाइट्स वगैरह लगाना पड़ता है, आपको सीलिंग बनानी पड़ती है, आपको डेकोरेशन करना पड़ता है। तो आप सोच रहे हो कितने सारे कंपनीज इंटरकनेक्टेड हैं, आपको पेंट करवाना पड़ता है, या फिर आपको इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, आप बिजनेस करते हो तब, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, आप कंट्री के ग्रोथ में कैसे फ़ायदा दे रहे हो? आप समझ लो एक्सपोर्ट कर रहे हो, अब छोड़ो आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप वहीं पे सर्व कर रहे हो, तो कंट्री में ग्रोथ कैसे आ रहा है? आप टैक्सेस दे रहे हो गवर्नमेंट को, आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो, वो टैक्सेस दे रहे हो गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट उस टैक्सेस से क्या करती है? गवर्नमेंट उस टैक्सेस से बिल्डिंग्स बनाती है। हमने इकोनॉमिक्स एकदम फर्स्ट क्लास में जाना था कि जो गवर्नमेंट है उसके पास जो टैक्सेस से पैसा आता है वो कहाँ कहाँ लगाती है? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करती है, और सिटीजन्स को और अच्छे पब्लिक बेनिफिट्स देती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप दे रहे हो, आप इतने सारे लोगों को हायर कर रहे हो, आपके वजह से इतने सारे लोग घर चला पा रहे हैं, क्योंकि आपका बिजनेस रन कर रहा है, आप उन्हें सैलरी दे रहे हो, उसके वजह से वो इतने सारे चीजें कर पा रहे हैं। रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स जो पैसा लगा रहे हैं आपके बिजनेस में, उनको रिटर्न मिल रहा है। और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो? आप जहाँ पे बिजनेस करते हो, आप वहाँ पे डेवलप करते हो उस जगह को, या फिर आप और चीज़ें से मदद करते हो लोगों की, तो ऐसे आप सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करते हो। तो अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। कितना हुआ? 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और जल्दी से आते हैं। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सी केस स्टडी करते हैं। उसके बाद में हमारे लिए आज और बहुत सारे पावर पैक्ड फैक्ट्स हैं और बहुत सारे पावर पैक्ड चीज़